गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने कल यानी पिछले पार्ट में हमने देखा था यहाँ पे आपके जो है वो समास के बारे में। यहाँ पर बेटा आगे हम देखते हैं, उससे हमने आपको बताया था कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास के दूसरी पहचान जो हमने आपको बताई थी वो थी दूसरा पद विशेषण तथा पहला पद विशेष्य। यानी ये दूसरी हमने आपको उसकी एक वो बताई थी और यहाँ पर इसी के बारे में आपको बताया गया है। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि किस तरीके से दूसरा पद जो है वो विशेषण है और पहला पद हमारा विशेष्य है। यहाँ पे आता है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अगर आप विग्रह करेंगे तो पुरुषों में जो उत्तम, यानी क्या हो गया, पहला पद क्या हो गया, विशेष्य, यानी पुरुष जो है विशेष्य हो गया और विशेषता क्या हो गई, उत्तम, यह हमारा हो गया। इसी तरीके से चक्रधर, चक्रधर का है चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। यहाँ पर उन्होंने बताया गया है चक्र जो है यह आपका क्या हो गया, विशेष्य, और धारण करने वाले यानी अर्थात विष्णु जो हैं ये विशेषण हो गया। अब इसके बाद तीसरा आता है महावीर। महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान। यानी इसी प्रकार से आपका लास्ट दिया है नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। इस प्रकार से बेटा आप देखेंगे अगर तो हमारा पहला पद जो है विशेष्य और दूसरा पद जो है विशेषण बन जाता है। अब इसके बाद आपका आता है बेटा बहुव्रीहि व कर्मधारय समास में अंतर। यानी ये अंतर जो है बेटा आपको समझना बहुत ही आवश्यक है और इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं, कुछ बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। पहला, कुछ शब्द बहुव्रीहि व कर्मधारय दोनों के उदाहरण होते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुव्रीहि भी होते हैं और कर्मधारय भी होते हैं, यानी इनके उदाहरण दोनों ही हमें मिलते हैं, ये कुछ शब्द होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका वह शब्द किस समास का है, यह उसके विग्रह पर निर्भर करता है। यानी आपको ये जब पता चलेगा, जब आप उसका विग्रह करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो शब्द जो है किस समास के अंदर आता है। तीसरा पॉइंट, यदि समस्त पद का एक पद विशेषण हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तो महाकर्मधारय समास माना जाएगा। यानी आपको बताया है कि यदि समस्त पद का एक पद जो है विशेषण और उपमेय और उपमान का संबंध उनमें पाया जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास माना जाएगा। चौथा पॉइंट, यदि दोनों पदों के मेल से किसी तीसरे पद के बारे में पता चले, यानी दोनों पहले पद और दूसरे पद दोनों पदों के मेल से जब हमें तीसरे पद के बारे में पता चलता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी ये दोनों आपको अंतर यहाँ पर बताए गए हैं तीसरे और चौथे पॉइंट के अंदर में। अब जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ उदाहरण लिए हैं, इनको आपको देखना है। समस पद में है नीलकंठ। विग्रह अगर आप करेंगे तो नीला कंठ जो है ये आपका आएगा कर्मधारय समास के अंदर। यानी अगर खाली इसका अर्थ आपको दिया है विग्रह में नीला कंठ तो यह है कर्मधारय समास। और नीला कंठ है जिसका, अगर ये दिया गया है आपको इसका विग्रह आप करते हैं नीला कंठ है जिसका, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आपको दूसरा दिया गया है द्विगु व बहुव्रीहि समास में अंतर। यानी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। यहाँ पे समस्पद, विग्रह और समास इसमें दिया है। ये है आपका पहला दशानंद। दशानंद का अगर आप विग्रह करेंगे तो 10 आनन, आनन का मतलब होता है मुख, आनन का मतलब है बेटा मुख, तो ये आपका बताया गया है कि 10 आनंद, तो ये होगा द्विगु समास। और 10 आनन हैं जिसके अगर ये कहा जाए, ये विग्रह किया जाए तो ये होगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार से त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का
अगर आप करते हैं 3 नेत्रों का समूह, तो ये आपका होगा द्विगु समास, यानी 3 नेत्रों का समूह ये होगा द्विगु समास। और 3 नेत्र हैं जिसके, अगर ये कहा जाए तो ये होगा आपका बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि किस प्रकार से हम इनका अंतर जो है निकाल सकते हैं इनके विग्रह के अनुसार, और उसी से हमें पता चलता है कि ये कौन से समास हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको अपनी कॉपी पे उतारने हैं। साथ ही साथ मैं अभ्यास आपको दे रहा हूँ, उसमें मैंने अभ्यास में एक अभ्यास मैंने कर रखी है। आपको पहली और तीसरी अभ्यास जो है आपको अपने होमवर्क में कॉपी पर करनी है। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया। जल्दी से अब आप अपनी अभ्यास जो है उसको नोट कर लीजिए।